हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी बयानी एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्लास 11th का इकोनॉमिक्स करेंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स ऑल्सो एंड ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर नॉलेज। आप बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको ये पता होना चाहिए कि डिमांड क्या होता है, किस हिसाब से वो इफेक्ट होती है और जो भी चीजें होती हैं, तो यू शुड नो ऑल अबाउट इट। सो सबसे पहली चीज आती है डिमांड क्या चीज होती है। डिमांड मतलब ऑर्डिनरली जो डिजायर और डिमांड होती है ना, हम इसको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। कभी डिजायर बोलते थे, कभी डिमांड बोलते थे, बट ऐसा नहीं होता है। डिजायर और डिमांड में अंतर होता है। डिजायर का मतलब है, डिजायर तो मैं चाहती हूँ कि मैं रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हूँ, बट दिस इज ऑल माई डिजायर, दिस कांट बी माई डिमांड। डिमांड वो होती है जो परचेजिंग पावर से बैकअप होती है। परचेजिंग पावर से बैकअप होने का मतलब मेरा मन भी है कोई चीज लेने का, दैट मीन्स आई डिजायर टू बाय इट एंड ऑल्सो आई हैव गॉट मनी टू परचेज इट, तो वो होती है डिमांड। वेराज डिजायर क्या होती है? डिजायर मतलब कि हाँ मेरी इच्छा है ये चीज मेरे साथ हो, बट डिजायर के साथ में अगर बैकअप ना हो, मैं तो चाहती हूँ बहुत सारी रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड रहूं, द मोस्ट नोन पर्सन ऑफ द वर्ल्ड रहूं, बट दैट इज ऑल माई डिजायर, दैट कैन बी माई डिमांड। ठीक है, सो दिस इज वन। एंड डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? डिमांड का मतलब होता है कि प्राइस के रिस्पेक्ट में जो चीज हम चाहते हैं वो होती है हमारी डिमांड। वेराज अगर मान लीजिए अगर मेरे से कोई कहता है कि भाई आप ये खरीदोगे क्या, मतलब मैं ये किसी से कहती हूँ यार तुम ये खरीदोगे क्या, तो व्हाट विल ही से? भाई कितने का है? द फर्स्ट क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड इज कितने का है। दैट मीन्स करंट प्राइस पे जो चीज हम चाहते हैं खरीदना वो होती है डिमांड, और उस प्राइस पे मैं कितना खरीदने को तैयार हूँ। अगर मान लीजिए 5 रुपए का पेन आ रहा है और मैं जाकर के लेकर के आती हूँ, मैं 10 पेन उठा करके ले आई, वही 40 रुपीज या 50 रुपीज का पेन था, मैंने कहा यार छोड़ एक ही ले आती हूँ, और मैं एक पेन लेकर के आई, बिकॉज इट इज अफेक्टेड बाय प्राइस। सो ये होती है क्वांटिटी डिमांडेड कि करंट प्राइसेस पे मैं कितनी चीज खरीदने को तैयार हूँ। सो व्हाट इज डिमांड? डिमांड मीन्स डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी जो कि कंज्यूमर रेडी होता है किसी भी डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे कमोडिटी के उसको बाय करने के लिए। एंड क्वांटिटी डिमांडेड मतलब इस प्राइस पे वो कितनी क्वांटिटी परचेज करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट आइटम होता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या चीज होती है? ये एक टेबल होता है जो कि रिलेशनशिप शो करता है अलग अलग क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी विच विल बी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग प्राइस पे। जैसे मान लीजिए कि मैं जा रही हूँ मार्केट में आइसक्रीम लेने के लिए, 1 रुपए की आइसक्रीम थी 4 ले ली, 2 रुपए की थी 3 ली, 3 रुपए की अगर आ रही थी 2 ली, और 4 रुपए की आ रही तो एक ही आइसक्रीम यार लेकर के वापस आ गए। सो इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो डिक्रीज होती है। तो ये जो एक कस्टमर के बारे में मैंने बताया कि जैसे जैसे दाम बढ़ रहा है वो क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस कर रहा है, वो 1 आइसक्रीम 2 आइसक्रीम 3 आइसक्रीम किस किस प्राइस पे परचेज कर रहा है, ये होता है इंडिविजुअल मार्केट डिमांड शेड्यूल। और दूसरा होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ये था कि भाई कितने प्राइस पे वो कितना खरीद रहा है। अगला होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। वो क्या होता है? मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है कि भाई जैसे मान लीजिए मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि मेरी इकोनॉमी में 2 ही कस्टमर्स हैं, तो उन दोनों की टोटल डिमांड पर्टिकुलर प्राइसेस पे कितनी है। मतलब अगर कोई चीज 1 रुपए की आ रही है और मान लो कस्टमर 1 4 चीज खरीद रहा है, कस्टमर 2 5 चीज खरीद रहा है, तो टोटल उसकी डिमांड 9 चीज होती है। तो मार्केट डिमांड कितनी हो गई? 9 की हो गई। सिमिलरली अगर 2 रुपया दाम है तो 3 फर्स्ट कस्टमर खरीद रहा है, दूसरा कस्टमर 4 चीजें खरीद रहा है, तो 4 and 3 7 जो है 7 यूनिट्स की डिमांड 2 रुपए पे पूरी इकोनॉमी में है। तो जब हम पूरी मार्केट की बात करते हैं कि करंट प्राइसेस पे मार्केट में टोटल कितना लोग खरीदने को तैयार है, वो होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। फिर एज ए पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं तो वो होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब मैं डिमांड कर्व और उसके स्लोप के बारे में बताऊंगी। मैंने अपने पहले वीडियोस में आपको पहले ही बताया स्लोप हमेशा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, यानी कि लॉस अपॉन गेन या व्हाटएवर। तो वो आपका जो मैथ्स का सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो याद रखें, यानी कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ही करना है आपको। अब वो डिपेंड करता है कि डेल्टा वाई पे क्या चीजें हैं और डेल्टा एक्स पे क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंडिविजुअल डिमांड कर्व बताती हूँ। जैसा मैंने आपको भी बताया था उसको प्लॉट करके वही चीज आपको मैं बता रही हूँ। जैसे ये है मेरे पास में, अब मान लीजिए कि मैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में मैंने 1 रुपए में 2 चीजें जो भी गई थी, यहाँ मेरी हमेशा होती है क्वांटिटी, यहाँ होता है प्राइस y x और 0। अब मैंने क्या कहा था कि 1 रुपए पे 4 चीजें खरीद रही हूँ मैं, 1 2 3 4। तो ये जो डिमांड
कर्व बनता है 1 पे 4, ये होता है मेरा डिमांड कर्व, डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स। ठीक है, ये है मेरा डिमांड का कि 1 रुपए में मैं कितनी चीजें ले रही हूँ, 2 रुपए में कितनी चीजें ले रही हूँ, 1 2 3 4 ले लेती हूँ, ये 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट और 4 यूनिट ले लेती हूँ। ये प्राइस जो है वो रुपीज में है और ये क्वांटिटी डिमांडेड होगी, कितनी क्वांटिटी। ये होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब ऐसे ही 2 इंडिविजुअल डिमांड्स कर्व को अगर मैं जोड़ दूंगी तो मेरा मार्केट डिमांड कर्व आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये कस्टमर ए का था, सपोज कर लेते हैं, एक और कस्टमर बी है, थोड़ा और इधर शिफ्ट करके मैं आपके लिए बनाती हूँ so it will be easier for you to understand that। 3 कर्व्स एक साथ बना करके दिखाती हूँ आपको इसके अंदर में। जैसे ये हो गया कस्टमर ए का, ये हो गया कस्टमर बी का और ये हो गया मार्केट का। ठीक है, मान लीजिए कस्टमर ए जो था वो 1 पे 4 और इस तरह से खरीद रहा है। यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ प्राइस, अगेन क्वांटिटी प्राइस, क्वांटिटी प्राइस, ये एक्स वाई एक्स, सिमिलरली एक्स वाई। ठीक, अब मैं इसको बना करके दिखाती हूँ। जैसे जो मैंने अपना अभी एक टेबल, जब भी ये आता है तो हम साथ में इसके टेबल भी बनाते हैं। तो जो मेरा टेबल बनाया था मैंने, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। मेरा टेबल था जैसे मान लीजिए 1 रुपए पे 4 यूनिट्स परचेज कर रहा है। ये कस्टमर ए है, कस्टमर ए, ये कस्टमर बी। तो इसका 1 रुपए पे 4 यूनिट्स परचेज करा था, तो 1 पे 4, तो ये वाला जो डिमांड कर्व बना था ऐसे बना कि 1 पे 4 यूनिट्स परचेज कर रहा है, 2 पे ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, सिमिलरली दूसरा वाला जो था 1 पे 5 यूनिट परचेज कर रहा था, थोड़ा सा और स्टीप हो गया लीजिए, 1 पे 5 यूनिट, 1 रुपए पे 5 यूनिट, 2 रुपए पे 4 यूनिट, 3 रुपए पे 3 यूनिट एंड सो ऑन, 4 रुपए पे 2 यूनिट। ठीक है, 4 रुपए पे 2 यूनिट आ गया। अब इन दोनों को जोड़ूंगी तो 1 रुपए पे 4 और 5 9, यहाँ पे मान लेती हूँ, अज्यूम कर लेती हूँ कि ये 9 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 1 रुपए पे 9 यूनिट्स ले रहा है। फिर 1 पे 2 रुपए पे, देखिए 2 रुपए पे कितना है, 2 रुपए पे 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 और 3 7, तो 2 रुपए पे 7 यूनिट्स। ये हो गई मेरी 2 रुपए पे 7 यूनिट्स जो वो परचेज कर रहा है। ठीक है, ये हो गई 2 रुपए पे 7 यूनिट्स परचेज कर रहा है वो। उसके बाद 3 रुपए पे जितने भी यूनिट्स आ रहे हैं, 3 रुपए पे आ रहे हैं मेरे 3 और 3 6 यूनिट्स, 3 रुपए पे 6 यूनिट्स हो गए। और 4 रुपए पे कितने यूनिट्स आएंगे, 2 और 1 3 यूनिट्स हो गए। ये हो गए मेरे पास में 3 यूनिट्स, 4 रुपए पे 3 यूनिट्स बाय हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो मेरा टोटल बनता है ये होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। और ये जो इंडिविजुअल मैंने बनाए वो थे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड का वैसे बनेगा, यहाँ मेरा था 1 और 2, यहाँ मेरा कितना था 3 और 3। ठीक, और उसके बाद में सिमिलरली यहाँ मेरे 3 और 2, सॉरी ये 5 था यहाँ पे, 3 और 3 मान लिया यहाँ पे, या 2 था यहाँ पे, देखिए 3 और 2, तो मैं इसको 3 और 2 5 लेती हूँ, भाई 5 यूनिट्स परचेज कर रहा है कस्टमर। और यहाँ पे वो 4 और 3 कर रहा था और यहाँ पे वो 4 और 5 कर रहा था। ठीक, 3 और 4, तो इसको दोनों को मिला करके ये मेरा मार्केट डिमांड का ऊपर गया। तो ये होता है मेरा। अच्छा, अब मैंने स्लोप के बारे में जो बताया था आपको, किसी भी एक पर्टिकुलर कोई भी ग्राफ लेकर के मैं आपको यहीं पे ही बता देती हूँ कि स्लोप में क्या होता है। स्लोप होता है मेरा, जैसा मैंने कहा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये हो जाएगा मेरा डेल्टा पी और ये हो जाएगा डेल्टा क्यू। तो प्राइस अपॉन में क्वांटिटी, जैसे मैंने कहा डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, तो मेरा स्लोप ऑफ डिमांड क्या होगा, स्लोप ऑफ डिमांड का होगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। ये होता है मेरा स्लोप ऑफ डिमांड का, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। ठीक, तो इससे मेरा स्लोप आ जाएगा और ये हमेशा नेगेटिव होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं क्वांटिटी डिमांडेड घटती है, रिड्यूस होती है, तो इनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। दैट इज वाई ये ऐसे चलते हैं, नेगेटिवली चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आते हैं डिमांड फंक्शन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो
डिमांड फंक्शन क्या चीज होती है? डिमांड फंक्शन यानी कि जो रिलेशनशिप होता है डिमांड का किसी भी कमोडिटी के लिए उसके वेरियस डिटर्मिनेंट्स के साथ। अब डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? मतलब जो अलग अलग चीजें होती हैं जो उसको अफेक्ट करती हैं। इसमें भी मैं इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड के बारे में बताऊंगी। मतलब आपको ये चीजें ये बताती हैं कि डिमांड अपनी खुद की प्राइस से या कस्टमर के इनकम से या उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से कैसे इफेक्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होता है Px इज इक्वल टू F, मतलब फंक्शन ऑफ Px यानी कि प्राइस ऑफ ओन गुड्स, PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, Y होती है इनकम, P होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, E होती है एक्सपेक्टेशंस। अब मैं ये जितने भी टर्म्स यहाँ पे मैंने आपको बोला इनको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। सबसे पहले क्या मैंने बोला था? Px यानी कि प्राइस ऑफ ओन गुड्स, प्राइस ऑफ ओन गुड्स। जैसा मैंने आपको कहा, अगर खुद का गुड्स है, दाम बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, दाम घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। दैट मीन्स विद द इंक्रीज इन प्राइसेस द डिमांड विल फॉल एंड विद द डिक्रीज इन प्राइसेस द डिमांड ऑफ द कमोडिटी विल राइज। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जो हमारे इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं उनके बारे में, या वेबलेन गुड्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगी बाद में। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। PR इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में दो चीजें हो सकती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड दूसरी होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लाइक ब्रेड एंड बटर, पेन एंड इंक। तो अगर एक की दाम बढ़ेगा तो दूसरे वाले की डिमांड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए बटर का दाम बढ़ा तो मैंने ब्रेड के कंजम्पशन को कम कर दिया, तो ऑब्वियसली बटर के दाम के बढ़ने से ब्रेड के कंजम्पशन पे इफेक्ट हुआ। तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। वेयर सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के मतलब कि सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। सब्स्टिट्यूट्स मतलब इसके बदले में ये यूज कर लो या इसके बदले में ये यूज कर लो। सब्स्टिट्यूट गुड्स में जैसे मान लीजिए कि टी एंड कॉफी ले लीजिए। टी के दाम बढ़ने की वजह से मैं जो 4 टाइम चाय पीती थी, चाय की जगह मैंने सोचा चल छोड़ यार, एक टाइम कॉफी पी लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। तो ये होता है मेरा कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि एक के दाम के बढ़ने से दूसरे का डिमांड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और अगर वही चाय के दाम घट जाते तो कॉफी की डिमांड पे जो था वो इफेक्ट पड़ जाता, क्योंकि कॉफी के जो डिमांड थी वो रिड्यूस हो जाती क्योंकि कॉफी का दाम बढ़ गया। अगर चाय के दाम बढ़ जाते तो कॉफी की डिमांड पे इंक्रीज होता, इफेक्ट पड़ता। अगर कॉफी के दाम बढ़ेंगे तो चाय की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो ये होते हैं सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट है मेरा वाई। वाई होती है इनकम। तो ऑब्वियसली अगर मेरी इनकम इंक्रीज करती है तो मेरे जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जो चीज मैं पहले शायद 1 यूनिट या 2 यूनिट लाती थी, अब मैं 3-4 यूनिट लाने लगूंगी, क्या फर्क पड़ता है, ये सोच सकते हैं। ठीक है, तो इनकम जो होती है, जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली मेरे जो डिमांड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। वेयर मेरी इनकम घटेगी तो कोई भी चीज की डिमांड जो है वो मेरी रिड्यूस हो जाएगी। इनकम के बाद में टी आ जाता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टी इज इक्वल टू टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। आप कुछ बताओ, कोई चीज है जो आपको बहुत पसंद आती है तो उसके दाम अगर ज्यादा है तो भी आप उसको लोगे, उसके दाम कम है तब भी आप उसको लोगे। ठीक है, तो ये हमारे टेस्ट हो जाते हैं, ये हमारी प्रेफरेंसेस रहती हैं, हम इनको ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि जो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो मेरी मर्जी। अब मान लीजिए कि चाय के दाम बढ़े घटे, अगर मुझे ताजमहल चाय ही पसंद है तो चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो या कितनी भी सस्ती क्यों ना हो, मैं वही लेकर के आऊंगी, दूसरी कोई ब्रांड नहीं लेकर के आऊंगी, क्योंकि वो मुझे पसंद ही नहीं है। ठीक, तो दैट इज वाई कि और कुछ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डिपेंड करते हैं कुछ चीजों के ऊपर में, वो इन्फ्लुएंस भी होते हैं बाय एडवर्टाइजमेंट्स। जैसे कि जो बच्चों के साथ अक्सर होता है कि अगर किसी एड में उनका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस है तो दे वुड प्रेफर टू बाय दोज थिंग्स, कि नहीं नहीं यही वाला खरीदेंगे, यही वाला लेकर के आएंगे। तो इसका रीजन ये होता है। या फैशन के साथ साथ, क्लाइमेट के साथ साथ हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं। आज अगर ठंड का मौसम आएगा तो हम ऑब्वियसली वुलन क्लोथ ज्यादा प्रेफर करेंगे, एंड गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ पसंद करेंगे। चेंज इन फैशन, जैसे अगर मान लीजिए जैसे पहले के जमाने के कपड़े थे, ठीक है, अगर आज मैं आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कहूंगी ना कि ये ले लो, मेरी तरफ से गिफ्ट है, तो भी आप कहोगे आप अपने पास ही रख लो, हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज दैट इज नॉट इन फैशन टुडे, दैट इज नॉट ट्रेंडी। तो कौन खरीदेगा पुराने जमाने की चीजें? आज मैं अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट टीवी गिफ्ट करती हूँ तो आप कहोगे आप ही रख लो, जी हम तो कलर टीवी लेकर के खुश है। अब टीवी छोड़िए, लोग एलईडी एलसीडी लगा रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है, एंड्रॉइड टीवीज लगा रहे हैं, तो क्यों ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लेंगे? सो दैट फैशन हैज चेंज, द टेक्नोलॉजी हैज चेंज, सो दैट इज वाई अकॉर्डिंगली हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं।
तो डिमांड फॉर दोज गुड्स इंक्रीजेस जिसके प्रति हमारा एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट, एक स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस डेवलप हो जाती है, तो हम वही चीज लेकर के आते हैं। एंड एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में कोई सिग्निफिकेंट चेंज होने वाला है, जैसे मान लीजिए अचानक से अफवाह जाती है कि नमक के दाम बढ़ने वाले, तो कस्टमर्स क्या करेंगे, आज ही एक 10-15 पैकेट लेके रख लेंगे कि नमक का क्या बिगड़ता है, चल खरीद के छोड़ देते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन क्या थी कि फ्यूचर में दाम बढ़ेगा। अगर हमको ये पता है कि फ्यूचर में कोई चीज का दाम घटने वाला है, तो हम कहेंगे चल आज जरूरत जितना ले आते हैं, जब कल का दाम घट जाएगा तब हम जाकर के ले आएंगे। मतलब व्हेन द प्राइसेस रिड्यूस इन फ्यूचर, तो ऑब्वियसली तुम तब जाकर खरीदोगे ना, आज क्यों तुम अपना नुकसान करोगे ज्यादा खरीद करके। सो दिस इज द एक्सपेक्टेशंस। सो आई होप ऑल दीज आर क्लियर। मार्केट डिमांड फंक्शन में ये सब तो होते ही होते हैं, इनके साथ में दो चीजें और जुड़ जाती हैं, वो हो जाता है मेरा मार्केट डिमांड के अंदर में, ये इंडिविजुअल था और मार्केट में अंदर दो चीजें और जुड़ जाएगी, पॉपुलेशन, एंड पॉपुलेशन के साथ में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पॉपुलेशन एन होती है पॉपुलेशन और वाई डी होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो सबसे पहले पॉपुलेशन, जिस देश में पॉपुलेशन ज्यादा है ऑब्वियसली वहां डिमांड ज्यादा होती है, और जहां पॉपुलेशन कम है ऑब्वियसली वहां डिमांड कम होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा चीजें खरीदेंगे, कम लोग होंगे तो कम चीजें खरीदेंगे। और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि इनइक्वलिटी अगर होगी ना इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, लाइक अगर पुअर पीपल ज्यादा है, रिच पीपल कम है, तो ऑब्वियसली हमारे जो नॉर्मल गुड्स हैं उनकी डिमांड ज्यादा होगी। वेयर एज जैसे कि अगर मान लीजिए कि रिच पीपल ज्यादा हैं, पुअर पीपल कम है, तो ऐसे में क्या होगा, लग्जूरियस चीजों की डिमांड जो है कि वो ज्यादा राइज करेगी। अगर मान लीजिए पुअर पीपल की इनकम फॉल कर जाती है, तो दे विल बी कंपेल्ड टू शिफ्ट फ्रॉम नॉर्मल गुड्स टू इंफीरियर गुड्स। मजबूरी में उनको नॉर्मल गुड्स को छोड़ करके इंफीरियर गुड्स को खरीदना पड़ेगा, बिकॉज दे कांट अफोर्ड नॉर्मल गुड्स, क्योंकि उनकी इनकम जो थी वो और घट गई और रिड्यूस हो गई। तो इससे क्या होगा कि राइज इन डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स इंक्रीज हो जाएगी, वेयर एज जो कोर्स ग्रेन्स हैं, मतलब कोर्स ग्रेन्स वगैरह की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और नॉर्मल गुड्स की डिमांड जो थी वो कम हो जाएगी। तो ये इन्फ्लुएंस होता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो अगर मान लीजिए कि इनकम इनइक्वलिटी इंक्रीज करती है, तो ऑब्वियसली जो डिमांड होगी लग्जूरियस गुड्स वगैरह की, अगर मान लीजिए कि भाई पुअर रिच आर बिकमिंग मोर रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग मोर पुअरर, इन दैट केस लग्जूरियस गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, एंड पुअर के लिए इंफीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज इट मार्केट डिमांड और इसके बारे में। Now I will explain the law of demand और उसके assumptions and everything in my next video. So please expect me, क्योंकि हमारा ये चैप्टर खत्म नहीं होता है, लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड के बाद में और भी बहुत सारी चीजें हैं। So please keep watching my video and subscribe my channel so that you can be updated जब भी मेरा कोई next video आता है। लॉ ऑफ डिमांड एंड रिमेनिंग चैप्टर्स जो है कि कैसे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। So please if you like my explanation and if you like my work, कि जितना मैं आपके लिए इतना लेबर पुट इन कर रही हूँ, so please do like, share and subscribe my channel, and for staying connected do press the bell icon. Okay then, bye bye for today.